गुड इवनिंग बच्चों, होप यू ऑल आर गुड, डूइंग वेल। आज बेटा मुझे डिस्कस करने हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर से इफ़ योर concepts are clear. Okay, so here I am going to discuss some previous year questions that came in board exams. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा लिगेंड्स इसमें से शो करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसकी लिंकेज में फ़र्क होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? जिनकी लिंकेज में फ़र्क होता है। और लिंकेज आइसोमेरिज्म क्वेश्चन 1 में लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन शो करते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं बेटा, पहले तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। कौन से लिगेंड होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। मैंने क्लास में बताया था डेंटेट का मतलब होता है टू बाइट, और आप कह लो बाइंड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी ये लिगेंड में सिर्फ और सिर्फ जो डोनर आटम होगा वो एक बार में एक ही डोनर आटम को यूज़ करेगा। यानी ये सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? मेटल आटम के साथ। मेटल आटम के साथ क्या बनाएगा? ये सिर्फ वन यानी सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मोनोडेंटेट का मीन्स ये सिर्फ एक ही बॉन्ड को यूज़ करेगा, एक ही टाइम पर एक बॉन्ड बनाएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 डोनर आटम्स होते हैं। 2 डोनर आटम्स होते हैं। अब मैम अगर 2 डोनर आटम्स होते हैं तो क्या हम इन्हें बाइडेंटेट बोल सकते हैं? नहीं। याद रखना डोनर आटम 2 होते हैं इसमें, पर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। डोनर आटम बेशक इसमें 2 हैं, डोनर आटम बेशक इसमें 2 हैं बेटा, बट इट इज स्टिल अ मोनोडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव साइनाइड, it is a एम्बीडेंटेट लिगेंड। इट इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 डोनर आटम है। क्या है इसमें? 2 डोनर आटम। पर एम्बीडेंटेट लिगेंड कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट। ये एक टाइम पर एक ही डोनर आटम को यूज़ करेंगे। ये दोनों डोनर आटम्स को इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे मेटल आटम से बाइंड करने के लिए। ये एक टाइम पर मेटल आटम से बाइंड करने के लिए एक ही डोनर आटम का यूज़ करेंगे। जैसे कि हो सकता है ये C से लिंक कर जाए मेटल आटम से, और ये एरो क्या दिखाता है आपके पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हो सकता है ये किससे लिंक कर जाए? N से। ठीक है, तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। आपको पता है कि NO2 नेगेटिव इन सभी ऑप्शन में से अमोनिया, हमारे पास सल्फेट है, हमारे पास ऑक्सलेट है। अच्छा, ऑक्सलेट कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब होता है, बाई का मीन्स होता है 2, और डेंटेट का मतलब होता है बाइट करना या बाइंड करना। यानी ये 2 बॉन्ड बनाएगा मेटल आटम के साथ। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ये इकट्ठे कितने डोनर आटम को यूज़ करेगा? 2 डोनर आटम को साइमल्टेनियसली यूज़ करेगा। पर एम्बीडेंटेट लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं और वो एक टाइम पर एक ही डोनर आटम को यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NO2-। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन, हम क्या डाल रहे हैं? AgNO3 का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? AgNO3 का सॉल्यूशन। AgNO3 का सॉल्यूशन मीन्स वाटर में बनाया गया एक्वस है। AgNO3 का सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम। 1 मोल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। 1 मोल कॉम्प्लेक्स है किसका बेटा? NiCl2.4NH3 का। अच्छा, मैंने आपको वर्नर्स थ्योरी बताई थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताई थी। अगर आपने पढ़ा हो, मैंने उसको बहुत इजी वे में बताया था बेटा। मैंने उसकी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को बहुत क्लियरली वीडियो के थ्रू क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। वीडियो के थ्रू क्या किया था? बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि AgNO3 सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं 1 मोल कॉम्प्लेक्स NiCl2.4NH3 के साथ। इस रिएक्शन को कराने के बाद मेरे पास क्या मिलता है? मुझे मिलता है 2 मोल ऑफ AgCl। तो वो पूछ रहे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी निकल की। अब देखो क्या पूछा है? सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ निकल। सेकेंडरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है बेटा जो
जो किससे पता चलती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ आपके पास, एक एग्जाम्पल ले लिया। सपोज करो मैंने लिया FiH2O6, ठीक है। सो FeH2O6, अब जो आयरन है उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, देखो लीगेंड हमारे पास H2O है, न्यूट्रल लीगेंड है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए हैं उसने, 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए हैं, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता चलती है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। और जो प्राइमरी वैलेंसी है, मैंने आपको बताया था ईजिली कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। सपोज करो कोई एक मेटल एटम है निकल, उसके ऊपर 2+ चार्ज है। तो इस 2+ चार्ज को, ये क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सेटिस्फाई करेगा ये बेटा, सेटिस्फाई करेगा नेगेटिव चार्ज लीगेंड। कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव चार्ज लीगेंड। तो जो भी नेगेटिव चार्ज लीगेंड अटैच्ड होगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा, निकल 2+ को सेटिस्फाई करेगा। सपोज करो मैं इसके साथ 2Cl- अटैच कर दूँ, तो ये 2Cl- क्या करेंगे बेटा, ये 2Cl- निकल 2+ के चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। 2 क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मैं AgNO3 को 1 मोल NiCl2.4NH3 में ऐड करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलता है। रिएक्शन कराएंगे। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था बच्चों, क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था बेटा, जो सपोज करो मैंने इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ मैं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है NiCl2.4NH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ कराई और मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में ब्रेक नहीं होगा। मैंने आपको एक वीडियो ये भी भेजी थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क होता है, जिसमें मैंने ये बताया था बेटा, जो भी सॉल्ट होता है वो कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अगर आपने KCl लिया, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। पर आप अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स लोगे, सपोज करो आपने COCl3 लिया, अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, +3। ये जो Cl3 हैं, Cl3 जो है बेटा, अब ये Cl3 क्या कर रहे हैं, इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है, ठीक है। ये 3Cl- एक तो +3 चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जितने भी लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। सपोज करो मैंने एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया और अब इसको मैं क्या बना रही हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बना रही हूँ, तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होने वाला। हाँ, पर जो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास NiNH3 4Cl2, तो मैंने आपको बताया था ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीज़ है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। और जो ये बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल। क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेबल। यानी अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को, इस पूरे कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर निकल प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। और जो इसके बाहर होंगे, जो आयंस इसको बाहर होते हैं, उनको हम बोलते हैं आयनाइजेबल। क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल। कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयंस प्रेजेंट है वो आयनाइज होंगे, वो अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा बेटा, आपके पास क्वेश्चन था कि मैम मेरे पास कॉम्प्लेक्स है NiCl2.4NH3, अगर मैं इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ AgCl।
2 मोल्स ऑफ AgCl तभी पॉसिबल है। सपोज करो यहाँ पे 2AgNO3 है, Ag के साथ Cl कंबाइन करके क्या मिल रहा है हमें, AgCl। 2 मोल्स ऑफ AgCl तभी मिलेंगे जब ये दोनों Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। सपोज करो मेरा कॉम्प्लेक्स ये है NiNH3 Cl2। सपोज करो बेटा ये, अब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल रही हूँ, यानी मैंने इसको वाटर में डिप कर दिया। अगर मैंने इसको वाटर में डिप कर दिया, अब ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, निकल भी, एमोनिया भी और क्लोराइड भी। अब ये डिसोसिएट नहीं होंगे। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे, पानी में डिसॉल्व कर दोगे, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। मैम ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। या हो सकता है बच्चों NiNH3, अच्छा मैम एमोनिया भी तो बाहर हो सकता है। हाँ एमोनिया बाहर हो गया, पर वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिल्वर के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, क्लोराइड। इतनी तो बेसिक आपको रिएक्शन पता होगी कि सिल्वर के साथ क्या रिएक्ट करता है, क्लोराइड। सपोज करो मैम एक Cl ब्रैकेट के अंदर है और एक Cl ब्रैकेट से बाहर है। बेटा जो बाहर वाला पार्ट है वही आयनाइज हो सकता है, अंदर वाला जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है दे विल नॉट डिसोसिएट। जो ब्रैकेट के अंदर है दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर, ये अलग होना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ जो ब्रैकेट से बाहर है वो उसको भेज देंगे, जा भाई तू चला जा। तो क्या होगा बच्चों, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ये कैसे ब्रेक करेगा, NiNH3 अंदर वाला क्लोराइड तो स्टेबल है, पर जो बाहर वाला क्लोराइड है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, मैंने क्या डाला हुआ है, AgNO3। बाहर वाला क्लोराइड इस Cl के साथ कंबाइन करके आपको क्या मिल जाएगा, AgCl मिल जाएगा। और कितने मोल मिल रहे हैं आपको AgCl के, 1 मोल। पर क्वेश्चन में तो हमें बताया गया था कि कितने मोल मिलते हैं मैम, 2 मोल्स। 2 मोल्स तभी मिलेंगे बच्चों, ब्लर इज दैट विजिबल नाउ, 2 मोल्स हमें तभी मिलेंगे जब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl प्रेजेंट होंगे, 2 Cl प्रेजेंट होंगे। कितने Cl प्रेजेंट होंगे, 2 Cl। तो फाइनल हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, NiNH3। अगर ये दोनों Cl ब्रैकेट के अंदर मिले तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, AgCl मिलेगा ही नहीं। अगर एक Cl बाहर होगा तो 1 मोल AgCl मिल रहा है, पर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हमें कितने मोल AgCl मिल रहा है, 2 मोल्स। 2 मोल्स AgCl तभी मिलेगा जब Cl2 इस स्फीयर से क्या होंगे, बाहर। क्योंकि जो भी इस स्फीयर से बाहर होता है बेटा वही क्या होता है, आयनाइजेबल, वही अलग हो सकता है। ये स्फीयर के अंदर वाले एलिमेंट अलग नहीं हो सकते। तो इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया बेटा। अब क्या होगा हमारे पास, 2 AgCl फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये Cl2 जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं ये क्या होता है, आयनाइजेबल, और 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएंगे हमें। तो फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का ये है। अब जो ब्रैकेट के अंदर होता है वही मेटल एटम के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ब्रैकेट के अंदर कितने एमोनिया प्रेजेंट है आपके पास, 4 एमोनिया प्रेजेंट है। कितने एमोनिया प्रेजेंट है बेटा, 4 एमोनिया। यानी निकल के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल एटम और लीगेंड। मेटल एटम जिन लीगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वही इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। तो यहाँ पर कितने लीगेंड्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 4 क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोर्ड में आया हुआ है, देखो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। बेटा डाइडेंटेट लिगेंड की डिफाइन बताई हुई है, उसके आप एग्जाम्पल दे दोगे। इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं देखो बोर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए आप गिवन कॉम्प्लेक्स के। क्या पूछा गया बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों आपके पास, COEN ट्वाइस Cl2+। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हुए हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस ही हमारे पास क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा EN कैसा लिगेंड है, EN मैंने क्लास में बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाईअमीन। ये कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH2NH2।
ठीक है। EN को बोलते हैं बच्चों इथाइलिन डाइअमीन। कैसे? ये हो गया मैम इथाइलिन, 2 कार्बन है उसको इथाइलिन बोल दोगे या इथेन बोल दोगे। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो 1,2 IUPAC नेमिंग करी है, उस पर कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? एमीन ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा? इथेन 1,2 डाइअमीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस बनाना है, और सिस ट्रांस किसकी हेल्प से बनाओगे आप? Cl2 की हेल्प से। अच्छा, क्लास मैंने आपको बताया था बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। इथेन 1,2 डाइअमीन EN मेटल एटम से कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, ये बताओ बेटा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, बहुत टाइम लेके एक्सप्लेन की थी। ये वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों कि जो बच्चे बिल्कुल ही मतलब पढ़ते भी ना हो ना, तो वो इस चैप्टर को ध्यान से ज़रूर पढ़ना। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का बेटा। इसमें 2 डोनर एटम है, एक ये और एक ये। अब ये दोनों डोनर एटम साइमल्टेनियसली यूज़ करेगा और मेटल एटम के साथ क्या बना लेगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना लेगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। अगर एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। और Cl कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 कितने बनाएंगे? 4, और 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड। सो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिस और ट्रांस करना है। सिस का मतलब होता है सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मैम, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4, और क्लोरीन कितने हैं? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए शेप बना दिया करो। क्लास मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ये 2 बॉन्ड ट्रांस पोजीशन पे हैं 180 डिग्री पे, ये 2 भी कौन सी पोजीशन पर है? ट्रांस। और ये दोनों किस पोजीशन पर हैं? ट्रांस पर। यानी ये जो 3 अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, ये कौन सी पोजीशन लेते हैं? ट्रांस। सिस कौन सी होती है? ये और ये सिस है, ये और ये सिस है, ये इसके सिस है। नेबरहुड में जो भी प्रेजेंट है, ये इसके सिस पर है, ये इसके सिस पर है, और ये इसके सिस पर है। यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3। 180 डिग्री एंटी पोजिशन क्या होती है? ट्रांस। और जो पास हैं, पड़ोसी हैं, वो पोजीशन कौन सी होगी? सिस। 1 सिस पोजीशन, 2 सिस पोजीशन, तीसरी सिस पोजीशन, 4th सिस पोजीशन, 5th सिस पोजीशन एंड 6th सिस पोजीशन। तो यहाँ पर मैं, अगर मुझे Cl सिस पर चाहिए तो मैंने Cl को किन्हीं भी 2 पड़ोस की पोजीशन पर बिठा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। अब बची जो पोजीशन, उस पर कौन सा लिगेंड आ जाएगा? EN। अब ये क्या मतलब है कि ये मेटल एटम के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? EN। और आपको ब्रैकेट के ऊपर क्या दिखाना है? प्लस चार्ज। ये सिस हो गया। ट्रांस क्या होगा बच्चों? CO। हम आपने बताया था ये वाली पोजीशन क्या होती है? ट्रांस। सेम साइड पर हैं तो सिस। अब यहाँ पर क्या आएगा? EN, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए 2 बॉन्ड दिखाए हैं। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? EN। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रीवियस ईयर में एक चीज़ बता दो कि अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, या केमिकल काइनेटिक्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किए थे, कोई भी NCERT से बाहर से आया हो तो बता दो। सब कंसेप्ट से आ रहे हैं, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। बी क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है बेटा? D4 आयन की। कंडीशन दे दी अगर डेल्टा O ग्रेटर देन P है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें D4 आयन्स की। कंडीशन क्या है? डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। पहली बात बेटा, D4 का मतलब क्या है? D सबशेल, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट।
डेल्टा ओ, डेल्टा क्या बताता है आपको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओ क्या बताता है? ऑक्टाहेड्रल। अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, अगर ज्योमेट्री मेटल और लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को स्पेस में अपने आप को अरेंज करेंगे, तो जो स्प्लिटिंग होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। अब आपको पता होना चाहिए कि मैम पहले जो लेवल्स होते हैं वो डीजनरेट लेवल्स होते हैं। डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। ठीक है, उसके बाद ये स्प्लिट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? स्प्लिट। और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल में नीचे तीनों ऑर्बिटल आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? T2G। यही पढ़ा था। ऊपर 2 ऑर्बिटल्स आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? EG। T2G में क्या होती हैं? DXY, DYZ, DXZ। और EG में क्या होते हैं? DX² - Y², DZ²। ठीक है, इतना पता चल गया। एक कंडीशन मैम बताई थी उसने क्वेश्चन में कि जो डेल्टा ओ है वो P से बड़ा है। डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो P से बड़ी है। ये P क्या था? बताया हुआ है कितनी बार। ये P क्या था? पेयरिंग, पेयरिंग एनर्जी। और ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल में वो बड़ी है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? सपोज करो ये एक ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैंने बार बार ये एग्जांपल दिया, जैसे कि एक रूम में मैक्सिमम पर्सन 2 ही आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अगर मुझे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजना पड़ेगा इस ऑर्बिटल में, तो वो ऐसे आएगा। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्म हो रहा है? पेयर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, तो ये सपोज करो 2 दुश्मन हैं और ये एक साथ रहने को तैयार नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों को इस ऑर्बिटल में बिठाना पड़ेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज़बरदस्ती इस ऑर्बिटल में बिठाना पड़ेगा। ये 2 दुश्मन हैं, इनको एक ऑर्बिटल में नहीं बैठना क्योंकि इनके बीच में क्या है? रिपल्शन। तो मुझे ज़बरदस्ती इन्हें बिठाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें बिठाने के लिए। सपोज करो जैसे कि तुम लोग क्लास में बैठे होते हो, सपोज करो तुम इलेक्ट्रॉन्स हो, तुम्हें वहाँ पे ज़बरदस्ती हमें पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ता है कुछ बच्चों को, है ना? तो हमें क्या देनी पड़ रही है तुम्हें वहाँ बिठाने के लिए? पेयरिंग एनर्जी। क्या देनी पड़ रही है? पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देना, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बना देना। अब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है बेटा और पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है। जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पेयरिंग एनर्जी जब भी कम होती है तो यानी पेयरिंग कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं? जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो सिंगल है, खुश है। अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो खुश है, तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर पेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन कपल फॉर्म में आ गया, तो कपल मीन्स लड़ाई झगड़े, तो अगर इलेक्ट्रॉन कपल फॉर्म में आ गया तो वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या होंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्या होंगे बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग होगी, क्योंकि मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री हमेशा कम एनर्जी की तरफ चलती है। देखो हर जगह ना आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना?
क्योस किसे पसंद है? ऐसे ही जो हमारे एटम्स मॉलिक्यूल है उन्हें भी शांति चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पर पेयरिंग एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो तो पेयरिंग होगी, क्योंकि पेयरिंग कराने के लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर पेयरिंग होगी तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से लिगेंड बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। कौन से लिगेंड बनाते हैं? याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ही पेयरिंग कराते हैं और वही क्या करेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। अब हंट्स रूल लगाओ। एक ऑर्बिटल में पहले टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले कैसे, ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले 3 ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर पेयरिंग ना होती तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, पर यहाँ पर पेयरिंग होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो उसने इसी की कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यहाँ लिख रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। और EG में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे? 0। यही क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज़ दैट क्लियर? देखो बोर्ड में कितने आपके पास ईजी क्वेश्चन